वेलकम बैक टू माय चैनल PSK व्लॉग। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे ही होंगे। तो आज की वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ अपनी लाइफ की सबसे अच्छी यात्रा। और जो यात्रा है वो है बाबा केदारनाथ की। हम पिछले साल मतलब कि मई 2019 में बाबा केदारनाथ के धाम गए थे और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा, बहुत अच्छी यात्रा रही। तो फ्रेंड्स, ये यात्रा हमारे लिए बिल्कुल मतलब रैंडमली हमने प्लान की थी। हमारी पहले से कोई भी प्लानिंग नहीं हुई थी। हमने जाते टाइम कोई भी होटल, बस वगैरह कुछ भी बुक नहीं किया था। 3 से 4 दिनों में जितना हो सका उतनी ही हमने पैकिंग करके अपनी यात्रा के लिए हम निकल पड़े। और अचानक से प्लानिंग करने के बाद भी हमें इस यात्रा में कोई भी विघ्न का सामना नहीं करना पड़ा। कोई भी किसी भी तरीके की कोई हमें परेशानी नहीं हुई। आराम से बस सब चीज़ें होती जाती हैं। और कहते हैं ना, जब भगवान के यहाँ से बुलावा आता है ना तो सब रास्ते अपने आप खुलते चले जाते हैं। तो वही हमारे साथ हुआ। कुछ भी ना होते हुए पता नहीं है, मतलब हमें भी ऐसा फील हो रहा था कि सब अचानक से हो क्या रहा है। मतलब बहुत सारे विघ्न आ रहे थे, दिख रहे थे, लेकिन वो कहाँ जा रहे थे हमें कुछ पता नहीं। कोई भी बुकिंग नहीं, कुछ नहीं। इतना ज़्यादा रश होता है, जैसे आपको पता ही है कि मई के महीने में जब कपाट खुलते हैं तो कितनी ज़्यादा भीड़ होती है कि बिना बुकिंग के हम जा ही नहीं सकते। लेकिन फिर भी हमारी किस्मत ही कह सकते हैं कि हमें आराम से सीट मिली और हम आराम से वहाँ पहुँच गए। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने वाली हूँ। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। और हाँ, ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी अगर मैंने आपको पूरी यात्रा, दर्शन तक की सब कुछ दिखाया। तो इसलिए मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है। फर्स्ट पार्ट ये है और सेकेंड पार्ट में जल्द से जल्द अपलोड करूँगी। तो दोनों पार्ट ज़रूर देखिएगा। और हाँ, अगर आप भोलेनाथ के भक्त हैं तो कमेंट में ज़रूर एक बार जयकारा लगा ही दीजिए। और इसी के साथ फिर शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, हमारी यात्रा हरिद्वार से शुरू हुई। हरिद्वार में सुबह 6 बजे हमें बस मिल गई थी। बस जैसे तैसे मिली क्योंकि हमारी कोई पहले से बस में बुकिंग नहीं थी। और केदारनाथ सभी धाम जाने के लिए पहले से एक दिन पहले मतलब बुकिंग करानी होती है। हमारी कोई भी बुकिंग नहीं थी। बस हमारी किस्मत थी कि जिस बस में हम लोग चढ़े उसमें 2 सीटें खाली थी, तो वो 2 सीटें हमें मिल गई और हमने अपनी यात्रा वहाँ से प्रारंभ कर दी। बस चलते चलते दोपहर में करीब 12 से 1 बजे हम लोग देवप्रयाग पहुँचे। देवप्रयाग में किसी ढाबे पर वहाँ पर बस वाले ने रोका और वहाँ लोग फ्रेश हुए, लंच किया। लेकिन हमने वहाँ लंच नहीं किया क्योंकि हमें इतनी कोई ज़्यादा भूख नहीं थी। हम सुबह ब्रेकफास्ट करके चले थे। देवप्रयाग के बाद बस जो है वो सीधे रुद्रप्रयाग में जाके रुकी 3 बजे करीब। वहाँ पर हम थोड़ा सा फ्रेश हुए, वहाँ पर हमने लंच किया। उसके बाद हम टैक्सी ढूंढने लगे। टैक्सी मिलना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। किसी ग्रुप के साथ हम दोनों ने टैक्सी करी। उन्होंने हमसे 100 रुपीज़ चार्ज किए और हमें फ्रंट की सीट मिली जिसमें कि हम दोनों टैक्सी के आगे बैठे हुए थे। तो हम इजीली वहाँ से बैठकर वीडियोस बना रहे थे और प्रकृति का आनंद ले रहे थे। रुद्रप्रयाग से भी जो हमने टैक्सी की थी वो गुप्तकाशी तक थी, ना कि सोनप्रयाग तक। गुप्तकाशी से हमें दूसरी टैक्सी करनी पड़ी। इसी तरीके से हम अपने जो यात्रा की है वो बहुत ही टुकड़ों में की है। जब हम गुप्तकाशी जा रहे थे तो वहाँ पर रास्ते में कई ऐसी जगह मिली थी जहाँ पर अभी भी आपदा का नामो निशान था। जहाँ तक कि जो हमारे टैक्सी ड्राइवर था वो बता रहा था कि यहाँ पर कई गांव थे जो पूरी तरीके से ख़त्म हो गए हैं, उनका कोई नामो पता नहीं है। और हमने देखा जो मंदाकिनी नदी साइड में बह रही है वहाँ पर इतने बड़े बड़े पत्थर, मतलब जब आपदा आई होगी तब पानी के साथ बहकर आए हुए हैं। अगर आप केदारनाथ जाने की सोच रहे हैं तो कोशिश करिएगा कि आपको हरिद्वार से ही डायरेक्ट सोनप्रयाग की बस मिले, क्योंकि आपको थोड़ी सी दिक्कत ज़रूर होगी टुकड़े टुकड़े में जाने में। और लेकिन हमें कोई प्रॉब्लम ऐसी नहीं हुई क्योंकि हमें थकान नहीं हुई। मतलब एक जगह बैठे बैठे थकान हो जाती है, वो हमें उस चीज़ को हमने बिल्कुल भी अनुभव नहीं किया। उसके बाद हम गुप्तकाशी पहुंच गए थे और गुप्तकाशी से हमने दूसरी टैक्सी करी।
वहाँ पर उसने शायद हमसे 50 रुपये पर पर्सन चार्ज किए, लेकिन गुप्तकाशी से लेकर सोनप्रयाग तक का रास्ता बहुत ही ज़्यादा ख़राब था, जहाँ पर कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा था, क्योंकि काफ़ी जगह वहाँ लैंडस्लाइड हो चुका था। और रास्ते के बिल्कुल बराबर में ही मंदाकिनी नदी बह रही थी, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। लेकिन हम लोग जब टैक्सी में बैठे थे उसकी विंडोज़ वगैरह नहीं लगाई थी, और जो धूल उड़ रही थी ना, उससे सब कुछ मतलब ऐसा लग रहा था कि पूरे शरीर पर हमारे मिट्टी ही मिट्टी छा गई थी, और हमारे जो टैक्सी के ऊपर बैग रखे थे उनकी भी काया पलट हो गई। लेकिन फ्रेंड्स, ये सब चीज़ें होती हैं, हम बाहर निकलते हैं तो ये सब चीज़ों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इन चीज़ों को भी एंजॉय करो। अगर आप बाहर निकलें और कुछ प्रॉब्लम्स ना झेलें तो फिर उसका मज़ा ही क्या होता है। पहली बार जा रहे थे केदारनाथ, कुछ भी पता नहीं था, अचानक से प्लानिंग, कोई भी बुकिंग नहीं, तो थोड़ा सा अंदर से डर तो लग रहा था कि पता नहीं कैसे क्या होगा, कुछ भी बुकिंग नहीं है, रहने का कैसे करेंगे और होटल वगैरह कैसे होंगे वहाँ पर, कुछ भी पता नहीं था। तो यही सब चीज़ें सोचते हुए हम लोग अपनी यात्रा करने लगे। शाम के 5 बजे तक हम सोनप्रयाग पहुँच गए। सोनप्रयाग पहुँचते ही हमने रूम वगैरह देखना शुरू किया। रूम वगैरह वहाँ बहुत ही ज़्यादा कॉस्टली थे। दूसरी बात, कॉस्टली तो थे ही, लेकिन साथ में इतना रश हो रहा था वहाँ पर, इतने लोग थे कि रूम मिलना ही बहुत मुश्किल था। इसलिए हमें एक डॉर्मेट्री दिखी, हमने उस डॉर्मेट्री में रुकना सही समझा। वहाँ पर बैग रख के हम लोग फ्रेश हुए और डिनर किया। उसके बाद हम लोग आराम करने लगे। फिर सुबह ही 5 बजे उठकर हम लोग गौरीकुंड के लिए रवाना हुए। गौरीकुंड में जाने के लिए जब हम निकले तो हमने देखा बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है। तो हमने सोचा जब तक लाइन लगी हुई है हम लोग थोड़ा सा फ़ोटो शूट करा लेते हैं। तो गौरीकुंड जाने वाला जो दूसरा पुल है वहाँ पर हम खड़े होकर फ़ोटो शूट कराने लगे। तो हम लोग आगे चलते गए तो एक टैक्सी वाले ने हमें कहा कि आप 2 लोग हो। हम लोगों ने कहा हाँ, और उसने कहा कि मेरी टैक्सी में आगे की 2 सीटें खाली हैं, अगर आप जाना चाहते हैं गौरीकुंड तो आप बैठ सकते हैं। तो हमने कहा इससे अच्छी क्या बात होगी, हमें लाइन में भी नहीं लगना पड़ा। हम दोनों उस टैक्सी में बैठ गए और सोनप्रयाग से गौरीकुंड के लिए रवाना हो गए। वहाँ के व्यूज़ बहुत अच्छे थे और आपदा की वजह से वहाँ के रास्ते जो थे बहुत ही पतले थे, जिससे कि एक बार में एक ही गाड़ी जा पा रही थी। गौरीकुंड पहुंचकर स्नान कर तप्तकुंड में, उसके बाद ही हमने आगे की यात्रा प्रारंभ की। वहाँ पर हमने सबसे पहले तो गौरीकुंड में ब्रेकफास्ट किया, उसके बाद हम आगे की ओर ट्रैकिंग पे चलने लगे। रास्ते में से हमने 2 लाठियाँ खरीदी, क्योंकि रास्ते में हमें कई सारे ग्लेशियर मिलने वाले थे और बिना लाठी के हम उन ग्लेशियर पर नहीं चल सकते थे। मतलब कि आप भी जब भी जाएं किसी भी ऐसी ट्रैकिंग पे जहाँ पर ग्लेशियर हैं, वहाँ पर आप लाठी का यूज़ ज़रूर करें, क्योंकि वहाँ पर चलना थोड़ा सा आसान हो जाता है, वरना आपके शूज़, आपका पैर वहाँ पर बर्फ़ में स्लिप करते हैं। यहाँ तक का हमारा बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। और जब हमने ट्रैकिंग शुरू की तो शुरुआत में ही मैंने देखा कि वहाँ पर एक अस्तबल था। मतलब कि वहाँ पर जो घोड़े खच्चर यात्रा के लिए जाते हैं यात्रियों के लिए, उनका एक अस्तबल था। वहाँ पर बहुत सारे घोड़े और खच्चर थे। मैंने फ़र्स्ट टाइम ऐसा व्यू देखा था कि साइड में मंदाकिनी नदी है, उसके बराबर में एक अस्तबल है और एक साइड में जो यात्री जा रहे हैं वो रास्ता बना है। मतलब इस तरीके का व्यू मैं फ़र्स्ट टाइम ही देख रही थी। देख के बहुत अच्छा भी लग रहा था और ऐसे ही बहुत अच्छे अच्छे नज़ारे देखते हुए हमने अपनी यात्रा हम आगे करते गए। फ्रेंड्स, एक बात मैं आपको और बता दूं कि आप जब भी किसी भी ट्रैकिंग पे जाएं तो कम से कम लगेज को कैरी करें। हमने सिर्फ एक ही बैग कैरी किया था और बाकी जो जैकेट्स वगैरह थी वो हमने पहन ली थी। तो बहुत ही कम लगेज, मैं तो आपको यही बोलूँगी बहुत कम लगेज लेकर जाएं। उसके बाद देखिए हम लोग आ चुके हैं अब रुद्रा पॉइंट पे। रुद्रा पॉइंट जो है वो बहुत ही ऊंचाई से है। रुद्रा फॉल, ये जो फॉल है वो बहुत ही
बिल्कुल पर्वत की बिल्कुल चोटी से नीचे गिर रहा है। इसको रुद्रा पॉइंट कहा जाता है। यहाँ पे लोग बहुत सारे फ़ोटो शूट कराते हैं और यहाँ पर एक रुकने की भी छोटी सी जगह है, मतलब कि आप बैठ सकते हैं, वहाँ रेस्ट कर सकते हैं। फिर यहाँ पर हम आगे चलकर एक पॉइंट था, वहाँ पे काफ़ी सारे लोग फ़ोटो शूट करा रहे थे, तो हमने सोचा हम भी यहाँ पर फ़ोटो शूट कराएं। वहाँ पर एक साइड में झरना सा बह रहा था, काफ़ी सारे पत्थर ऊपर से स्लाइड करके आए थे, तो उनसे अंदर से आते हुए पानी नीचे गिर रहा था, तो बहुत अच्छा व्यू लग रहा था। हमने वहाँ पे फ़ोटो वगैरह कराया और उसके बाद हम लोग और आगे चलने लगे। एक चीज़ और बताती हूँ, आप जब भी ट्रैकिंग के लिए जाएं, आप चप्पलों का और नंगे पैर कभी भी नहीं जाएं। हमेशा शूज़ पहन के जाएं, जूते पहन के जाएं, जिससे कि आपको चलने में कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। और ऐसी जगह पर तो ज़रूर जाना चाहिए क्योंकि आपको बर्फ़बारी मिलेगी। वहाँ पर नंगे पैर चलना और चप्पल पहन के चलना बिल्कुल भी आसान नहीं है, इसलिए शूज़ पहन के जाएं और हो सके तो अपने पैरों के जो नाखून हैं, नेल्स हैं, उनको कट करके जाएं ताकि आपको पैरों में कोई प्रॉब्लम ना हो। जय भोलेनाथ, जय भोलेनाथ, मतलब कि लोग तो पूरे ही जोश में थे। रास्ते में लोगों ने कई जगह इस तरीके के जयकारे लगाए। हम भी उनके ये जयकारे सुनकर हम भी लगातार जयकारे करते हुए और आगे बढ़े। हम लोग फिर उसके बाद रामबाड़ा पहुंच गए। आप देख रहे होंगे ये रामबाड़ा है। यहाँ पर आपदा से पहले पूरा एक मतलब अच्छी खासी जगह थी जहाँ बहुत सारे होटल, बहुत सारी शॉप थी, जो पूरी तरीके से आपदा के बाद ख़त्म हो चुका है। यहाँ पर अब कुछ भी नहीं बचा। यहाँ एक रास्ता बनाया गया है जो कि खच्चरों और घोड़ों के लिए है, नई रास्ते पर जाने के लिए। अब इसको क्रॉस करने के बाद हम नई रास्ते पर आ जाएंगे, लेकिन ये जो रास्ता है वो सिर्फ घोड़ों के लिए है। हम आगे से जो छोटे से ब्रिज पड़ते हैं वहाँ से क्रॉस करेंगे। फ्रेंड्स देखिए, हैं छोटे छोटे ग्लेशियर थोड़े थोड़े पिघलने लगे हैं और मंदाकिनी नदी बह रही है। मंदाकिनी नदी की कितनी पतली धार बह रही है और आप पहाड़ों में ऊपर कटान देख रहे होंगे, वहाँ तक पानी चला था जब आपदा आई थी। तो सोचने में ही लगता है कि कितना ज़्यादा भरकर पानी चला होगा, तभी ये पूरा रामबाड़ा वो बहते हुए ले गया। सब कुछ ध्वस्त हो गया। मतलब अभी भी उस आपदाओं के चिन्ह दिखते हैं। हमने कई जगह ब्रिज वगैरह टूटे हुए देखे थे। वहाँ पर जो लोग पानी के साथ बहे होंगे उनके बैग वगैरह लटके हुए थे, उनका सामान वगैरह हमने बहुत देखा था। तो उसके अभी भी निशान हैं कि वहाँ पर ये सब चीज़ें हुई हैं। अब हम लोग नए वाले ट्रैक को क्रॉस कर रहे हैं। ये छोटा सा ब्रिज है, यहाँ पर खड़े होके आप बहुत अच्छा प्रकृति का नज़ारा ले सकते हैं। सामने आप देख ही रहे होंगे ग्लेशियर वाला पहाड़ आ चुका है और ये छोटा सा कच्चा भी पुराना पुल है, इसके बराबर में नया पुल बन चुका है। ब्रिज को क्रॉस करते ही अब ग्लेशियर शुरू हो गए हैं, जगह जगह ग्लेशियर दिखने लगे हैं। और शुरुआत में काफ़ी सारे ग्लेशियर ऐसे थे छोटे छोटे जो थोड़े धीरे पिघलने लगे थे, बहुत पतली लेयर उनकी रह गई थी। लेकिन फ़र्स्ट टाइम मैं सब चीज़ देख रही थी, बहुत अच्छा फील हो रहा था, मतलब खुशी सी हो रही थी ना। अचानक से सब हमारा एकदम प्लानिंग बनी, एकदम यहाँ आ गए और हम इतने अच्छे अच्छे नज़ारे देखने को मिल रहे हैं, मतलब मन खुश सा हो गया था मानो। ये एक ग्लेशियर पड़ा छोटा सा, यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई तक बर्फ़ जो थी वो थी और अच्छा लग रहा था। लेकिन बर्फ़ पिघलते टाइम यहाँ पर थोड़ी सी कीचड़ काचड़ हो रही थी। इस वजह से मैंने आपसे बोला है कि आप हमेशा शूज़ पहनकर ही ट्रैकिंग करें ताकि किसी भी तरीके की रपटने की, चलने की कोई भी दिक्कत ना हो। ये जो आप देख रहे हैं बड़ी लिंचोली है, यहाँ पर ये सबसे बड़ा ग्लेशियर था नीचे तक, जो कि मंदाकिनी नदी तक जाता है। तो ये ग्लेशियर हमने देखा, यहाँ पे बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे हम थोड़ी देर रुके भी थे, हमने यहाँ एंजॉय किया। और आप देख रहे होंगे ये जो है कटान दिखाई दे रही है, ये पुराना रास्ता है जो कि आपदा के टाइम पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुका है। पुराना रास्ता पूरी तरीके से कट गया था। काफ़ी यात्री यहाँ पहले फंस गए थे और हेलीकॉप्टर के द्वारा उनको रेस्क्यू कराया गया था।
ये देखिए मैं अब ग्लेशियर पे एंजॉय कर रही हूँ। ये हम लोग अब बड़ी नीमचौली को क्रॉस कर रहे हैं और ये देखिए यहाँ पे इस तरीके से ये औजार रखा हुआ है, इससे बर्फ़ को काटा जाता है ताकि यात्रियों को कोई परेशानी ना हो, उनके लिए चलने निकलने का रास्ता बनाया जा सके। तो ये 2 रास्ते थे, एक साइड में जो घोड़े खच्चर थे वो साइड वाले रास्ते से जा रहे थे ताकि उनको गिरने का डर ना हो, और पैदल वाले दूसरे रास्ते से जा रहे थे। बहुत अच्छा लग रहा था। मतलब यहाँ पर आते आते काफ़ी ठंड सी हो गई थी, बहुत तेज़ हवा चल रही थी। जब हम नीचे से चले थे तब इतनी ज़्यादा ठंड नहीं थी, लेकिन ऊपर चलते चलते काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी। और ये देखिए मुझे क्या देखने को मिला, यहाँ पे नंदी महाराज प्राकृतिक रूप में प्रकट हैं। पहाड़ों में नंदी महाराज का चेहरा आपको दिखाई दे ही रहा होगा। मतलब मेरी अचानक से नज़र पड़ी, मैंने कहा वाओ ये क्या है, एकदम से नंदी महाराज के दर्शन हो गए हैं। ये मंदिर की तरफ मुँह करके ये पहाड़ है वहाँ पर। बस अब कुछ किलोमीटर का ही रास्ता रह रहा था मंदिर के लिए, और यहाँ से शायद जो घोड़े खच्चर होते हैं उनको रोक दिया जाता है और इसके बाद पैदल यात्रा आगे की जाती है, क्योंकि कुछ आगे चलते ही अब बेस कैंप शुरू हो जाएंगे। इसलिए यहाँ तक की यात्रा जो है, ये देखिए बेस कैंप दिखाई भी देने लगे हैं, इसलिए आगे की यात्रा जो है वो पैदल की जाएगी। यहाँ पर देखिए आप घोड़े खच्चरों को रोक दिया गया है। तो हम यहाँ से देखिए गौरीकुंड है 13.5 किलोमीटर और जंगल चट्टी 10। तो आप सोच सकते हैं हम काफ़ी ऊंचाई पर आ चुके हैं। फ्रेंड्स यहाँ तक जैसे तैसे आ गए, हमें कोई प्रॉब्लम वैसे हुई नहीं। रास्ते में ना कोई थकान हुई, क्योंकि थकान तो इसलिए नहीं होनी थी क्योंकि प्रकृति के नज़ारे इतने अच्छे थे, उनको देख के ही सारी थकान दूर हो रही थी। हवा इतनी तेज़ चल रही थी, ठंड इतनी ज़्यादा थी, और ठंड में तो वैसे भी थकान बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है। फ्रेंड्स यहाँ पर हमें कई पालकी वालों ने और कई पिट्ठू वालों ने बोला कि चलिए हम आपको पहुँचा देते हैं मंदिर तक, आप काफ़ी दूर तक आ गए हैं, थक गए होंगे। हमने कहा नहीं, जब हम यहाँ तक पैदल आए हैं तो हम भोलेनाथ के दरबार तक ही पैदल जाएंगे, हमें किसी तरीके से कि घोड़े खच्चर पालकी या पिट्ठू की ज़रूरत नहीं है। और यहाँ से तो नज़ारे इतने सुंदर दिखाई दे रहे थे, आप देख ही रहे होंगे। मतलब भोले बाबा का दरबार जो है वो एक सफ़ेद बर्फ़ की चादर से ढका हुआ है। जब हम पहुँचने ही वाले थे तो कुछ दूरी पर वहाँ पे बर्फ़बारी शुरू हो गई थी पहले, और जब हम पहुँचे थे तो ख़त्म हो गई थी। लेकिन जो हम पहले बर्फ़बारी शुरू हुई थी उसकी वजह से हमें काफ़ी सारी बर्फ़ देखने को मिली। और देखिए कितना अच्छा नज़ारा लग रहा है, मतलब ऐसा लग रहा है हम स्वर्ग में आ चुके हैं। मतलब इतनी पॉजिटिविटी, इतनी छोटी छोटी झीलें, सब चीज़ें देखने को मिल रही थी, बहुत अच्छा लग रहा था। आखिरकार केदारनाथ बाबा के दर्शन होने ही वाले हैं, उनका मंदिर दिख ही गया है।